हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल वाकडेज वर्ल्ड ऑफ कंसेप्ट में। लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। तो हम आपके लिए लेके आए हैं ग्रेविटेशन की एक पूरी सीरीज और ये है उसका लेक्चर नंबर 3। तो अब तक हमने ग्रेविटेशन के कंसेप्ट्स, केप्लर्स लॉ और न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ कवर किया है। और आप में से किसी को भी अगर उन लेक्चर्स को देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसे डाल दिया गया है या फिर आप हमारे चैनल से उसे देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का नेक्स्ट पार्ट है। तो कल हमने पढ़ा था कि यूनिवर्स में अगर हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को पास में रखते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो आपके मन में सवाल आया होगा कि अगर सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है और अर्थ सन को अट्रैक्ट कर रही है तो दोनों एक दूसरे को कोलाइड क्यों नहीं हो जाते एक दूसरे पे? ऐसा नहीं होता। या फिर अगर आप किसी गाड़ी में बैठे हो और गाड़ी अगर एकदम से टर्न लेती है तो आप बाहर की तरफ फेंके दिए जाते हो, तो सेम उसी तरह अर्थ टेंजेंशियली आउटवर्ड क्यों नहीं जाती? तो उसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे अभी। अगर मान लीजिए आपके हाथ में एक रस्सी है और आपने किसी आदमी को उस रस्सी से बांधा हुआ है और आप उस रस्सी को गोल 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 घुमा रहे हो, तो वो आदमी बाहर की तरफ फेंका दिया जाएगा। वो ऐसे स्ट्रेच होगा लेकिन वो बाहर सीधा नहीं चला जाएगा जब तक आप हाथ से रस्सी नहीं छोड़ते। ऐसा क्यों होता है? क्यों आप उसको उस तरफ तो फोर्स नहीं लगाते हो, आप तो उसे खींच के ऐसे गोल गोल घुमाते हो, फिर भी वो बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है। इसका मतलब कोई ना कोई फोर्स होता है जो इस बाहर की तरफ डायरेक्शन में लगता है जब ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमता है। लेकिन उसी वक्त जो रस्सी होती है उसमें से टेंशन आता है और वो रस्सी का टेंशन हम उसे जब खींचते हैं तो आदमी बाहर की तरफ भी नहीं जाता और अंदर की तरफ भी नहीं जाता, वो एक स्पेसिफिक रेडियस पे गोल गोल घूमता है। ऐसी ही कुछ सिमिलर सी कहानी हमारे सोलर सिस्टम में भी होती है। मान लो कि अर्थ एक v की स्पीड से घूम रही है, जो v है यहाँ पे वो कांस्टेंट है, यहाँ पे v वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे v स्पीड है। तो अर्थ गोल गोल घूम रही है v के स्पीड से, तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो होता है mv² अपॉन r। क्या होता है? mv² अपॉन r। और ये फोर्स तो हमने कल पढ़ा है कि ये है ग्रेविटेशनल फोर्स जो अंदर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पे आपके मन में सवाल आएगा, यहाँ पे तीन केस हो सकते हैं। या तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विल बी ग्रेटर देन mv² बाय r, या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज लेस देन mv² बाय r, या तीसरा केस हो सकता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू mv² अपॉन r। तो पहले केस में अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है तो धीरे धीरे अर्थ सन पे कोलाइड हो जाएगी। और अगर हम दूसरी केस लेते हैं जिसमें mv² बाय r यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा होगा, तो अर्थ बाहर की तरफ टेंजेंशियली फेंक दी जाएगी और वो सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करना छोड़ देगी। लेकिन ये दोनों भी केस एक्चुअल में नहीं होते। एक्चुअल में तो होता कुछ और ही है, अर्थ तो घूमती रहती है। तो यहाँ पे हमें इतना तो समझ में आया कि जो फोर्स बाहर लगती है वही सेम फोर्स अंदर की तरफ भी लगती है। नाइन्थ में हमने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा था, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, ये ठीक उसी तरह से। तो हमें इतना पता चल गया कि अगर हम लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv² अपॉन r। ये क्या है? ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लेकिन दोनों फोर्स सेम होने की वजह से हम सेंट्रीपिटल फोर्स को भी mv² बाय r लिख सकते हैं। तो यहां से हमारा डेरिवेशन शुरू होता है। मान लीजिए कि ये एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है और थोड़ी इलिप्टिकल होती है, लेकिन सर्कल मानने से भी क्वांटिटी में इतना बड़ा फर्क नहीं होता और हमारे 10th के लेवल पे उस जो डिफरेंस होता है उसे काउंट नहीं करते। तो मान लेते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास m हो वो रिवॉल्व कर रही है कांस्टेंट स्पीड v से। यहाँ पे ऑब्जेक्ट अर्थ है और उसका सर्कल का रेडियस r होगा। मान लेते हैं इस सर्कल का रेडियस हमने r ले लिया और पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन यानी कि अर्थ को सन के अराउंड एक चक्कर लगाने में टाइम t लग रहा है, कैपिटल T। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन वन रिवॉल्यूशन क्या होता है? सर्कल का सर्कम्फरेंस जो होता है 2πr। तो इतना सब तो हमें पता है। तो हमने अगर लिख दिया कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv² बाय r, तो यहाँ पे सवाल आता है कि हम v को क्या पुट करें। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि स्पीड जो होता है, स्पीड को हम लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्टेंस है 2
पाई आर, और टाइम को लिया कैपिटल टी। बस इतना ही दिमाग हमें लगाना था। ये फॉर्मूला तो हमें पता है, बस यहाँ पे आपको एक छोटा सा लॉजिक है कि आपको इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले में डालना है। तो ये इक्वेशन आती है, तो हम इसको मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिया, इक्वेशन नंबर 2 लिया, पुटिंग 2 in 1, हमें क्या मिलता है, फोर्स इज इक्वल टू एन, वी को हम लिख सकते हैं 2 पाई आर अपॉन टी का होल स्क्वायर अपॉन आर। तो कैलकुलेशन करने पे क्या आता है, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर एम, आर का स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर आर। इस आर से ये आर चला जाता है, इस आर से ये आर चला जाता है, तो यहाँ पे बचता है 4 पाई स्क्वायर एम आर अपॉन टी स्क्वायर। तो ये कुछ सिमिलर सा लग रहा था। केपलर साहब ने लॉ दिया था जो हमने पिछले वीडियो में कवर किया है। क्या दिया था कि k इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाय आर क्यूब। वो कहते हैं प्लैनेट को जितना टाइम लगता है उसके स्क्वायर को अगर हम डिस्टेंस के क्यूब से डिवाइड किए तो वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे वो अर्थ के लिए हो या किसी भी और प्लैनेट के लिए हो। तो हमें इस फॉर्म में इसको लाना है, तो हम लाते हैं, क्या है, हम लिखते हैं 4 पाई स्क्वायर बाय एम। इतने में तो कोई झंझट नहीं है, बस टी स्क्वायर, टी और आर चाहिए, आर तो इधर है लेकिन हमें आर क्यूब चाहिए, तो हम इसे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसे आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे मल्टीप्लाई किया, नीचे टी स्क्वायर लिखा, टी स्क्वायर तो है उसमें, इसमें भी आ गया। तो अगर मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी कर देंगे, अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो उस वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगी, ये हमें पता है। तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं फोर्स को 4 पाई स्क्वायर एम आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, 4 क्या है, 4 है नंबर, पाई कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट रहेगा, और ये जो आर क्यूब बाई टी है, ये जो आर क्यूब बाई टी है हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आइए, यहाँ पे टी स्क्वायर बाय आर क्यूब को हमने के लिखा है और वहां पे है आर क्यूब बाई टी स्क्वायर, यानी कि इनवर्स किया है, तो हम उसे 1 बाई के लिख सकते हैं। तो हम इसे अगर 1 बाई के लिखेंगे तो ये भी क्वांटिटी कांस्टेंट हो जाएगी और ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो इसमें क्या है, ये अकेला जो है वो वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है। तो हम हमारा फाइनल फॉर्मूला लिख देते हैं। हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या है, ऊपर लिख देता हूं, फोर्स इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट लिख देते हैं, कांस्टेंट अपॉन आर स्क्वायर, यानी फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, या इसे कह सकते हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आपको तो नाम से पता चल गया होगा कि इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसकी वजह से न्यूटन साहब कंक्लूड करते हैं कि फोर्स जो होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर होता है। इसके रिगार्डेड डेफिनेशन है वो आपको वीडियो में एनिमेशन थ्रू दिखाई दे जाएगी। और एक चीज, सर्कुलर मोशन में यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट होने की वजह से इसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी क्या, a motion of the object along the circumference of the circle with a constant speed is called uniform circular motion. I hope आपको ये फैक्ट पता चल गया होगा कि ग्रेविटेशन के कारण अर्थ सन पे क्यों नहीं गिरती, ये सब होता है स्पीड के कारण। इसी फंक्शन पे बेस हमारे सैटेलाइट भी वर्क करते हैं। हम भी सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं और उन्हें घुमाते हैं, उनकी स्पीड की वजह से ना तो वो स्पेस में निकल जाते हैं ना ही वो अर्थ पे गिर जाते हैं। एक स्पेसिफिक वैल्यू को हम इन दोनों फोर्स को बैलेंस करके सैटेलाइट को घुमाते हैं। और ये जो सैटेलाइट की कंसेप्ट है वो हम आने वाले लेक्चर्स में डीप में कवर करेंगे। और अगर आपको हमारी टीचिंग पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज जिन बच्चों को जरूरत है उन बच्चों तक इसे शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। हम चाहते हैं कि हर गांव का बच्चा फ्री में एजुकेशन ले ले और उसे क्वालिटी एजुकेशन मिले, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल बंद है, तो हर बच्चे की एजुकेशन में कोई लॉस ना हो, जरूरतमंद को यह वीडियो पहुंचाएगा। थैंक यू। वाकडेज वर्ल्ड ऑफ कंसेप्ट, लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। थैंक यू।